आज हम इकोनॉमिक सर्वे की शुरुआत करेंगे। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे, बजट भी कराएंगे। वादा किया था ना कि नहीं किया था सिम्मी? खुश हो गए ना आप सुन के कि हम इकोनॉमिक सर्वे कराने जा रहे हैं? आज से हम इसकी शुरुआत करेंगे। ये ख़त्म होगा नहीं होगा वो ईश्वर जानता है। हम हर दिन काम करेंगे, जितने दिन वो हमसे करवाना चाहेगा, हमें उतनी सामर्थ्य दे के हम प्रतिदिन काम करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे हमने पिछले साल बहुत ज़बरदस्त तरीके से कवर किया था। हमने तब भी ये समझाया था कि इसका डाटा, इसके कंसेप्ट्स, इसके फिनोमेनाज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए, अगर आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। इस साल भी हम आपको नए कंसेप्ट्स, नई स्टडीज़ समझाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे एक डॉक्यूमेंट के तौर पर क्यों महत्वपूर्ण है, इसको समझिए, अंडरस्टैंड करिए। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे के एस्पेक्ट से क्या क्या चीज़ें आपको समझ आती हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट है कि बहुत सारे इकोनॉमी के कंसेप्ट्स आपके इसके वाया क्लियर हो जाएंगे। इकोनॉमी के बेसिक्स, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस, जितनी भी इंटरकनेक्टेड चेन्स हैं, आपके क्लियर हो जाएंगे। पूरा का पूरा लास्ट 1 ईयर, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक इंडिया की एज अ स्टेट, एक कंट्री के तौर पर स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या रही है, उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस होता है इकोनॉमिक सर्वे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, चाहे ट्रेड एंड कॉमर्स है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इंटरनेशनल ट्रेड है, हर सेक्टर में आपने कैसा परफॉर्म किया लास्ट 1 ईयर में, क्या क्या आपके ग्रोथ इंडिकेटर्स रहे, किन किन चीज़ों ने बॉटलनेक्स का काम किया, यानी कि आपको ग्रोथ करने से रोका, और क्या क्या आपने पॉलिसी सॉल्यूशंस अपनाए उन बॉटलनेक्स को रिमूव करने के लिए। ये बहुत खूबसूरती से क्लियर होता है। तो ये एक प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट होता है। ये एक क्लियर कट इमेज आपके सामने क्रिएट करता है। तो इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना एक मैच्योर पर्सनैलिटी को जन्म देता है, जिसके बाद आप सिविल सर्विसेज का सिलेबस बहुत ही मैच्योर माइंड के साथ टैकल करते हैं। कई सारे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस को यूज़ करके एक डॉक्यूमेंट बनता है। तो कई डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वाया आप डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस को इंटीग्रेटेड मैनर में यूटिलाइज़ करके कुछ कंक्लूजन्स तक पहुंचते हैं। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। आपको डाटा और स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करता है, जो एग्ज़ाम में काम आता है, और एक मैच्योर असेसमेंट करने के लिए डाटा और स्टैटिस्टिक्स बेसिस बनते हैं। उसके बेसिस पे जो आप एनालिसिस करते हैं, वो ऑथेंटिक एनालिसिस कहलाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण होता है। हम इसको बहुत डिटेल में कवर करेंगे, जैसी हमारी अप्रोच है। एक एक चैप्टर, एक एक वर्ड के वाया कवर होगा, जैसा हम हमेशा करते हैं। हमारा इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर आपको पता है लास्ट ईयर भी बहुत हाई प्राइज्ड रहे। हाई प्राइज्ड मतलब वैल्यू वाइज, मैं मॉनेटरी सेंस में नहीं कह रहा, उसी सेंस में इस बार भी कवर होगा। एक एक चैप्टर को भी अगर समय लगा तो उसे भी एक्स्ट्रा समय देके कवर किया जाएगा। ओके, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। लास्ट ईयर यूपीएससी इकोनॉमी सेगमेंट डायरेक्ट 7 क्वेश्चंस पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे से थे, सीधे सीधे 7 क्वेश्चन एक डॉक्यूमेंट से आना बड़ी बात है, क्योंकि पूरा पूरा सब्जेक्ट आप पढ़ते रह जाते हैं, 2 क्वेश्चन भी नहीं आते। लेकिन एक डॉक्यूमेंट से 7 क्वेश्चन आना इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया उसमें इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स भी तो क्लियर हो जाते हैं, कंसेप्ट भी तो क्लियर हो जाते हैं। ये बड़ी चीज़ है। इकोनॉमिक सर्वे 2 वॉल्यूम में आता है। वॉल्यूम 1 जो कि आपको आइडियाज़, प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स और फेनोमेना से जानकार कराता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वॉल्यूम 1 आपको बताता है कि लास्ट ईयर इकोनॉमी किस तरह से परफॉर्म हुई, उस परफॉर्मेंस के पीछे के क्या फैक्टर्स थे, किन किन आइडियाज़ पे बेसिस, किन किन आइडिया पे बेस्ड लास्ट ईयर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने काम किया, क्या इनोवेशंस हमने की, वो किन रिसर्चेस पे बेस्ड थी, किन कंसेप्ट को हमने फॉलो किया। ये सारी स्टडी आपके सामने वॉल्यूम 1 रखता है। भविष्य में आने वाली क्या क्या चुनौतियाँ होंगी, उसके लिए क्या क्या समाधान वो प्रस्तुत कर रहे हैं, वॉल्यूम 1 बताता है। वहीं वॉल्यूम 2 इससे बिल्कुल डिफरेंट है। वॉल्यूम 2 लास्ट ईयर 1 ईयर में जो जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की परफॉर्मेंस है, वो आपके सामने प्रस्तुत करता है। उसके रिलेटेड जितना भी डाटा है, जो भी फैक्ट हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत करता है। एक क्लियर कट एनालिसिस प्रेजेंट करता है कि ये सेक्टर ने इतना परफॉर्म किया। कंट्री वाइज उसका एनालिसिस आता है, कंट्री टू कंट्री, सेक्टर टू सेक्टर परफॉर्मेंस होता है, इकोनॉमी टू इकोनॉमी उसका परफॉर्मेंस आपके सामने रखा जाता है। इंडिया का एक कंपैरेटिव एनालिसिस होता है पूरे वर्ल्ड के साथ, हर सेक्टर का एनालिसिस दूसरे सेक्टर के साथ, हर इकोनॉमी का दूसरी इकोनॉमी से, इस तरह से वो काम करता है। तो वो वॉल्यूम 2 है।
हम दोनों ही वॉल्यूम को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। पहले वॉल्यूम 1 कवर करके आपके आइडियाज़, फिनोमेनास, कंसेप्ट्स पूरी तरह से बिल्डअप कर दिए जाएंगे और फिर वॉल्यूम 2 को कवर करेंगे। मैं जब भी यहाँ पर डाटा और स्टैटिस्टिक्स यूज़ करूँगा वो बहुत ही लिमिटेड सेंस में होंगे, आपको बात अंडरस्टैंड कराने के लिए। आप भी उसे क्रैम करने ना बैठ जाएँ। जो इम्पोर्टेंट डाटा है, इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है, वो पूरे के पूरे वॉल्यूम्स में इतनी बार रिपीट होगा कि वो आपके ब्लड में उतर जाएगा, उसे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद का जो डाटा है, स्टैटिस्टिक्स है, उसका पर्पज़ सिर्फ एनालिसिस करना है। आप एनालिसिस करिए, बेटर कंक्लूजन की तरफ जाइए, बशर्ते कि उस फिगर को रट्टा मारने की। वो फिगर किस दिशा में आपको समझाना चाह रही है, उस दिशा को समझिए। आई बात समझ में? इससे आप दशा बदल पाएंगे। आंकड़े और संख्याओं को याद करके कोई भी नीतियाँ नहीं बना पाता। आंकड़े और संख्याएं नीतियों का आधार बनते हैं, संशोधन का आधार बनते हैं, लेकिन नीतियाँ नहीं होते। इस बात का ध्यान रखना है। हम भी उन्हें आधार बनाएंगे, मुख्य नीति नहीं। उन्हें क्रैम करने नहीं बैठ जाना। ओके। हर इकोनॉमिक सर्वे में महत्वपूर्ण होता है उसका पहला चैप्टर, और पहले चैप्टर से भी महत्वपूर्ण उसका प्रीफेस होता है। प्रीफेस में ये क्लियर हो जाता है कि इकोनॉमिक सर्वे चाहता क्या है, इसकी मांग क्या है। जैसे मैंने ये समझाया आपको कि संविधान का भी अपना एक प्रीफेस है, दैट इज़ द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को पढ़ के आपको ये पता लग जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सोल क्या है, वो किन ऑब्जेक्टिव्स पे काम कर रहा है, वो किन एस्पिरेशंस को प्रमोट करना चाहता है, और कॉन्स्टिट्यूशन एट द एंड क्या डिलीवर करना चाहता है। वो जस्टिस चाहता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। वो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना चाहता है। वो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को डेवलप करना चाहता है। प्रीएम्बल ये सारी चीज़ें बताता है, और एट द एंड पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं अवधारणाओं पर काम करते हुए आपको अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, उनकी पावर्स, फंक्शंस और डिफरेंट राइट्स और ड्यूटीज़ बताता है। मेन एम क्या है? उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, जो किस में है? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में। और प्रीएम्बल अपने आप में ही एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की ही फॉर्म है। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने उस समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। दैट इज़ वेरी सिंपल। तो इसी तरह से प्रीफेस महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे का प्रीफेस समझ आए बहुत ही सिंपल मैनर में, उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे का कवर पेज ही आप देख लीजिए, कवर इमेज। पूरा इकोनॉमिक सर्वे की आइडियोलॉजी, थॉट, कंसेप्ट उसी पे बेस्ड हैं, और हर डाटा और एनालिसिस उस थॉट को सपोर्ट करते दिखेगा। सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, वो क्यों उठाए हैं, ये समझाते हुए दिखेगा। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। समझते हैं उन सारी चीज़ों को, वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रेजेंट करता है? तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया। कौन है? निर्मला सीतारमन। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया। थीम पे बाद में बात करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे क्या है? ये एक एनुअल डॉक्यूमेंट है रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या होता है इसमें? इट कंटेन्स मोस्ट अथॉरिटेटिव एंड अपडेटेड सोर्स ऑफ डाटा ऑन इंडियाज़ इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी के मामले में सबसे अथॉरिटेटिव एंड अपडेटेड सोर्स है। आप पूरा साल देखेंगे डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट ऑथर्स, डिफरेंट एकेडमिशियंस इसी डाटा को कोट करते हुए नज़र आएंगे। सो इसकी अथॉरिटी बहुत होती है। इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए एनालिसिस डाटा, दे आर वेरी वेरी अथॉरिटेटिव। इसे डिनाई करना इतना ईजी नहीं रहता। ये बड़े सारे ऑथेंटिक सोर्सेज से गैदर्ड होता है, और आगे आने वाले समय पूरे साल भर में जो भी आपके सब्जेक्ट कोर्सेज बनते हैं, जो भी आगे फर्दर गवर्नमेंट को आपने क्वेश्चंस करने हैं या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का असेसमेंट करना है, उस असेसमेंट का बेसिस ये डाटा रहता है जो इसमें प्रेजेंट रहता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक तरह की रिपोर्ट होता है ऑन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी इन द लास्ट 1 ईयर। यानी कि अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे 2021 की बात कर रहा हूँ, तो इसमें कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत हो रही है? पिछले एक साल की स्टेट ऑफ इकोनॉमी। द फाइनेंशियल ईयर 2021, दैट इज़ फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है किसी भी साल, जिस भी साल की बात कर रहे हैं उस साल की 1 अप्रैल से, और वो अगले साल की 31 मार्च में जाता है। टोटल 4 क्वार्टर होते हैं किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर के, और हर क्वार्टर 3 मंथ का होता है। तो 3 मंथ के 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। इस तरह से आप जीडीपी ग्रोथ को भी क्वार्टर टू क्वार्टर एनालिसिस करते हैं। इसी तरह से ये इकोनॉमिक सर्वे 2021 बात कर रहा है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की। तो इस तरह से ये 2021 का इकोनॉमिक सर्वे है। ओके, ये उसकी बात करेगा। जो भी की चैलेंजेस फेस किए इकोनॉमी ने उस 1 ईयर में, और उसके बदले में जो भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा, जो भी की चैलेंजेस इकोनॉमी आगे आने वाले दिनों में फेस करेगी,
और जो भी सोल्यूशन प्रपोज किए जा रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा वो सब इसमें प्रस्तुत रहते हैं सरकार के द्वारा। कौन इसे प्रिपेयर करता है? इसे इकोनॉमिक डिवीजन के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। किसकी इकोनॉमिक डिवीजन? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और डिपार्टमेंट किसका डिपार्टमेंट है? फाइनेंस मिनिस्ट्री का। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है, दैट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की एक डिवीजन है, दैट इज़ द इकोनॉमिक डिवीजन, वो इसे तैयार करती है। ये किसकी अगुवाई में तैयार हो? तो आप सिंपल याद रखें, इसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर तैयार करता है। ये किसकी अगुवाई में तैयार होता है? ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की अगुवाई में तैयार होता है। और वो कौन है? के.वी. सुब्रमण्यन, कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यन। ठीक है, ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, आप उन्हें अक्सर बोलते हुए सुनेंगे अलग अलग मंचों पे। ओके, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की अगुवाई में, उनकी गाइडेंस में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का इकोनॉमिक डिवीजन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस डॉक्यूमेंट को तैयार करता है। क्लियर कट कंसेप्ट? ओके। ये कब प्रस्तुत किया जाता है? ये यूनियन बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है, यूजुअली प्रेजेंटेड अ डे बिफोर द यूनियन बजट। यूनियन बजट कब प्रस्तुत किया जाता है? बजट सेशन। हमने आपको बताया पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। पहला और सबसे बड़ा सेशन बजट सेशन ऑलमोस्ट 3 महीने का होता है, फरवरी टू मार्च, मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मई। फिर मई टू जून, जून टू जुलाई रिसेस होती है। ठीक है, मई टू जून, जून टू जुलाई रिसेस। फिर जुलाई टू अगस्त, फरवरी टू मार्च, मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मई। फिर मई टू जून, जून टू जुलाई रिसेस। फिर जुलाई टू अगस्त, अगस्त टू सितंबर मानसून सेशन। फिर सितंबर टू अक्टूबर रिसेस। फिर सितंबर टू अक्टूबर रिसेस। फिर अक्टूबर टू नवंबर विंटर सेशन और फिर से रिसेस। ओके, क्यों इसमें कोई गड़बड़ हुई? तो 3 सेशन है, एक सेशन 3 महीने का, एक सेशन 2 महीने का, एक सेशन 1 महीने का, टोटल 6 महीने के सेशन, और उन सब में 2-2 महीने की रिसेस। इसको महीने वाइज सेट कर देना, महीने सेटल करने बता दिए ना। फरवरी से बजट सेशन शुरू करके 3 महीने का, उसके बाद 2 महीने की रिसेस, फिर 2 महीने का मानसून सेशन, 2 महीने की रिसेस, फिर 1 महीने का विंटर सेशन। सबसे छोटे समय का विंटर सेशन होता है, और विंटर सेशन खत्म होने के साथ ही पार्लियामेंट्री ईयर खत्म हो जाता है, और फिर अगले बरस फरवरी से पार्लियामेंट्री ईयर की शुरुआत होती है विद द बजट सेशन। ओके, तो बजट सेशन जो सबसे बड़ा सेशन है, 3 महीने का सेशन है, उसमें बजट प्रस्तुत होता है, मुख्यतः यही कार्य होता है। और उस बजट सेशन में बजट के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है, और मोस्टली ये होता है कि बजट सेशन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट ही यही प्रस्तुत होता है। बजट सेशन की शुरुआत ही इकोनॉमिक सर्वे से होती है। आई बात समझ में? क्लियर? प्रस्तुत किया फाइनेंस मिनिस्टर ने, जिसकी अगुवाई में बना वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र था। फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे 1950-51 में आया, आज़ाद भारत के बाद। संविधान जब लागू हो गया उसके बाद आपने इकोनॉमिक सर्वे देखा, चलता रहा। 1964 तक ये बजट डॉक्यूमेंट का ही हिस्सा होता था। 1964 के बाद से इसे बजट डॉक्यूमेंट से अलग कर दिया गया, और तब से ये एक इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट के तौर पर प्रस्तुत हो रहा है। इतनी कहानी बारीकियाँ इसके बारे में क्लियर हो गई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसके कवर फोटो को समझें तो फिर बहुत सी चीज़ें और भी समझ आती हैं कि ये क्या मान रहा है, इस बार ये किस दिशा में बात करेगा। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, किस दिमाग से पढ़ना है, वो किधर ले जाना चाहता है, आपको क्या सोचने पे मजबूर करना चाहता है, क्या उम्मीदें हैं उसकी। उम्मीदें ये हैं, आपके सामने एक तराजू रखा है मैंने, तराजू में कोरोना बैठा है, कोरोना वो कांटा है जिस कांटे पर तराजू बैलेंस होगा, और आपको दिखता है कि तराजू किस तरह से काम कर रहा है। एक तरफ रिस्क हैं, एक तरफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे की इमेज बताती है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़। ध्यान से देखिए, रिस्क वाले तराजू पलड़े को देखिए, तो रिस्क वाले पलड़े में इकोनॉमिक सर्वे ये मान करके चल रहा है कि सबसे ज़्यादा रिस्क हमें लग रहा है ज़िंदगियों को है, लाइफ्स। तो बट्टा देखिए कितना बड़ा है, उसका बट्टा सबसे बड़ा है। और इसका दूसरा मायना ये भी तो हो सकता है कि सबसे ज़्यादा महत्व यदि देश की सरकार किसी को देगी इस कोरोना के दौर में, तो लाइफ्स को। ओके, उसके सेकंड नंबर पर आ रही है, उससे थोड़ा कम जो रिस्क है, दैट इज़ टू द हेल्थ, और उसके बाद कहानी है इकोनॉमी की। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे सरकार की क्या है, जो सबसे ज़्यादा रिस्क पे है, दर लाइफ्स, ज़िंदगियाँ आपकी, सेहत, और फिर इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक सर्वे किस दिशा में बात करने वाला, पहले ही क्लियर हो गया। जीडीपी के मुकाबले
ज़िंदगी को महत्व दिया है। तो अब ज़िंदगी को महत्व देने के लिए जो जो भी किया है उसे जीडीपी के सामने अच्छा दिखाया जाएगा। जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, जीडीपी कमज़ोर हो गई, इकोनॉमी गिर भी गई। क्यों गिरी? क्योंकि हमने ज़िंदगी को महत्व दिया। हमने किसको महत्व दिया? तो ये पिक्चर क्लियर कर रही है आपके सामने कि इकोनॉमिक सर्वे किस टोन में बात करने वाला है, वो आपके सामने क्या विजन प्रेजेंट करने वाला है। तो एक पिक्चर से विजन क्लियर हो रहा है। तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि 1 इन अ सेंचुरी एक पेंडेमिक आया जो कि अब तक कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया गया था। वो मैं अभी आपको चैप्टर 1 के वाया बताऊंगा। उसमें उसके सामने उसने देखा कि रिस्क हैं, लेकिन ये एमबीए के सिद्धांत बताते हैं कि भाई जहाँ पर रिस्क हैं वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो उसने कहा अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं हमारे पास, बट रिस्क हैं। और अगर हम देखें रिस्क के समय, इस समय में, तो हमारे पास सबसे अधिक रिस्क ज़िंदगियों को है, सबसे ज़्यादा रिस्क ज़िंदगियों को है। उसके बाद हम देख रहे हैं तो सेहत को एक रिस्क है, उसके बाद हम देखें तो अर्थतंत्र को भी रिस्क है, लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ज़िंदगियाँ हैं। हम सबसे पहले लाइफ को बचाएंगे। इसी के तर्क पर वो लॉकडाउन को सपोर्ट करेंगे, इसी के तर्क पर वो लगाए गए सभी कर्व को सपोर्ट करेंगे, और इसी के तर्क पे वो आपको जवाब देंगे कि लॉकडाउन, पहला चैप्टर ऑलमोस्ट आपको कन्विंस करता रहेगा कि लॉकडाउन क्यों जेन्युइन था, लॉकडाउन क्यों रीज़नेबल था, लॉकडाउन किसी फॉल्स रिसर्च पर बेस्ड नहीं था, लॉकडाउन किसी अनकंसिडर्ड पॉलिसी का हिस्सा नहीं था, लॉकडाउन वेल कंसिडर्ड फाइनेंशियल, एपिडेमियोलॉजिकल और फिजिकल रिसर्चेस पर बेस्ड था, पास्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पे बेस्ड था, और पूरी तरह से वेल मैनर में वेल कंसिडर्ड स्टेप था, जिसके बिना कुछ पॉसिबल था ही नहीं। वो हमने किया तो हम एक वाइजेस्ट कंट्री के तौर पर प्रेजेंट हुए हैं, और हमने पूरी दुनिया को दिखाया कि हमने कोरोना के पीक को अप्रैल से खिसका के सितंबर तक ड्रैग कर दिया। और यही कारण है कि सितंबर के बाद हमने एक यूनिक पोजीशन अचीव की पूरे वर्ल्ड में, हमारे केसेस फॉल कर गए, और हमने फिर सेकंड फेज़ स्टार्ट किया, रिकवरी फेज़, और इकोनॉमी वी शेप कर्व से रिकवर हुई है। ओके, इस तरह के सभी तर्क आपको समझाए जाएंगे, उस पर हम बात करेंगे। पहले आप पलड़ा देखिए, और दूसरा पलड़ा है अपॉर्चुनिटीज़ का। आई बात समझ में? अपॉर्चुनिटीज़ में देखिए वो कह रहे हैं सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, सबसे बड़ी संभावना जिसमें हम सबसे ज़्यादा निवेश करेंगे, वैक्सीन। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ऐसी महामारी के काल में कौन हो सकता है? वैक्सीन। तो वैक्सीन के क्षेत्र में काम हो रहा है, तो इसको ये भी तो इसको इस तरह से भी तो जोड़ो, जब लाइफ सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है तो फिर वैक्सीन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। लाइफ्स जब प्रायोरिटी है तो वैक्सीन प्रायोरिटी होगी। तो लाइफ्स को प्रोटेक्ट करना है अगर, तो लॉकडाउन है, और उस दौरान करना क्या है? सबसे ज़्यादा बल वैक्सीन बनाने पे देना है, तो वो हमने किया। इकोनॉमी इस तरह से चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं, ये बहुत ही लॉजिकल होता है। बातें हवाई नहीं होती हैं, बातें तर्क पर आधारित होती हैं, और वो अपनी बात को तर्क के आधार पर प्रस्तुत करते हैं। कि अब आप ध्यान से इसको इमेजिन करिए, एक इस इमेज के माध्यम से ही ये स्पष्ट है कि हमने जिस फेज़ में जिस चीज़ को ध्यान दिया, क्यों दिया। बड़े स्तर पर निवेश हुआ उस दौरान जब लॉकडाउन था, और लॉकडाउन क्यों था? क्योंकि लाइफ थी इंपॉर्टेंट थी, और उस समय निवेश किस में किया है? उस संभावना में जो सबसे बड़ी वॉल्यूम रख रही है, सबसे बड़ा वैल्यू है जिसका, वो है वैक्सीन। हमने उस पर काम किया, और हम दुनिया के सामने खड़े हैं आज कोवैक्सीन और कोविशील्ड लेके। इस समय में यदि तीन वैक्सीन जो स्वीकृत वैक्सीन है, एक सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और एक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, और हम खड़े हैं बड़े पैमाने पर, इतनी बड़ी जनसंख्या के सामने हम वैक्सीन को रोल आउट कर रहे हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वो उन्होंने बताया। अगला कंसेप्ट वो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, और आपने सुन लिया होगा प्रधानमंत्री की स्पीच में आत्मनिर्भर भारत की बहुत से ज़बरदस्त तरीके से बात हुई। तो उसमें क्या बताया गया कि अब उस समय में जो लाइवलीहुड लॉस हुए हैं, लाइफ को प्रोटेक्ट करते हुए लाइवलीहुड लॉस हुए कि नहीं हुए? और लाइवलीहुड का लॉस हो जाना भी तो एक तरह से लाइफ को छीनने जैसा ही है। लॉन्ग टर्म में आप इंसान की जान ही ले लेंगे, अगर वो बेरोज़गार हो जाएगा तो मर जाएगा। सेहत को कैसे बचा पाएंगे आप? नॉट पॉसिबल। तो ऐसे में हम अपनी इकोनॉमी की रिकवरी कैसे कर सकते हैं, जब पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 90% देशों की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे का फर्स्ट चैप्टर कहता है। जब 90% देशों की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और होगी, ऐसे में हम किस मांग के आधार पर आगे बढ़ेंगे? कौन सा डिमांड ऐसा होगा जो हमारी प्रोडक्शन को सपोर्ट करेगा? कहाँ से डिमांड आएगी? वो डिमांड हमारी लोकल मार्केट की होगी, हमारे कंज्यूमर की होगी। आई बात समझ में? और उसकी मांग को पूरा भी हमारा ही सप्लायर करेगा।
तो वोकल फॉर द लोकल का कंसेप्ट आया, आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट आया। आप जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ों में उसके सब्स्टिट्यूट को प्रोड्यूस करिए। भारत के ग्राहकों से अनुरोध किया गया कि भारत का बना हुआ खरीदें। आप जो भी कोई डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड उन चीज़ों पे करिए जो चीज़ें यहाँ उत्पन्न होती हैं। यहाँ के लोगों को कहा गया कि आप प्रयास करिए कि आप यहाँ पर चीज़ें उत्पन्न करिए, जो चीज़ें आप बाहर से मंगा रहे हैं उनके अल्टरनेटिव्स ढूंढिए, लोकल के प्रति आपका झुकाव हो जाए। तो आज बहुत से तर्क भी दिए जाते हैं कि भारत जैसा मुल्क कभी N95 मास्क नहीं बनाता था, आज बनाने लगा। भारत आज बड़े पैमाने पर PPE किट्स बना रहा है, ग्लव्स बना रहा है, सैनिटाइज़र्स हैं, इस तरह की बहुत सी चीज़ें आज भारत बना रहा है। तो ये तर्क दिया गया कि एक तरफ जहाँ अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, वहीं दूसरी तरफ आज आप बहुत सी ऐसी चीज़ें बना भी रहे हैं जो कभी नहीं बनाई गई। ये आत्मनिर्भर भारत का ही नमूना है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रोडक्शन चेन्स एग्जिस्ट करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रोडक्शन हो रही है, वो लोग भारत को एक लोकेशन के तौर पर चुने विकास प्रोडक्शन के माध्यम से। इसके लिए भी भारत को तैयार रहना है। तो भारत जितना आत्मनिर्भर होगा, जितना वोकल फॉर लोकल होगा, उतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी इन्हांस होगी और उतने ही बड़े स्तर पर भारत इंटरनेशनल प्रोडक्शन का हिस्सा बनेगा। भारत इंटरनेशनल प्रोडक्शन हब के तौर पर उभर करके आएगा, क्योंकि चाइना और बाकी कंट्रीज से इंटरनेशनल कंपनीज़ जो हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो हैं, धीरे धीरे अपना बेस से शिफ्ट कर रही थी और ऐसा माना गया कि उनके लिए एक वाइबल अल्टरनेटिव एशियाई क्षेत्र में भारत हो सकता है। तो भारत को क्यों नहीं उस दिशा में उभरना चाहिए? उसके प्रयास वहाँ पर किए गए। तो वो वहाँ पर बता रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत की ओर आप आइए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाएगा, तो अपॉर्चुनिटी में यही है इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर? सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया जाएगा। डिजिटल कनेक्टिविटी, वर्क फ्रॉम होम जैसे कल्चर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। आपने देखा होगा इस दौरान खास तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काम हुआ। डिजिटल कनेक्टिविटी पे बहुत स्ट्रांगली काम हुआ ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जैसे इंस्ट्रूमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जा सके। आपने देखा असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को फ्री करने की बात हुई, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात हुई कोल्ड स्टोरेज में, कोल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, पोर्ट डेवलपमेंट में। आपने देखा एयरपोर्ट, वाटर पोर्ट, इन सारी क्षेत्रों में दक्षिण में बहुत से प्रोजेक्ट में अदानी कंपनी आज आगे बढ़ रही है, अदानी ग्रुप। तो PPP मोड में उस चीज़ों को टेक ओवर किया जा रहा है। तो चाहे वो एयरपोर्ट्स हैं, चाहे वो पोर्ट टर्मिनल ऑफ सी पोर्ट्स हैं, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी है, चाहे वो न्यू रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें भी PPP मोड की बात हो रही है, चाहे वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है जिसके तहत हाईवेज़ डेवलपमेंट की अथॉरिटीज़ काम कर रही है, चाहे वो 6 लेन हाईवे है, चाहे एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं। जो भी चीज़ें आपको अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से जोड़ें, आपके भारतीय मंडियों को बेहतर वे में जोड़ें, आपके प्रोडक्शन हब को मार्केट से जोड़ें, प्रोडक्शन हब को रॉ मटेरियल एक्सेस एरियाज से जोड़ें, वर्कर को इंडस्ट्रियल बेस के साथ जोड़ें, आपके यहाँ पर स्किल्ड बेस्ड इंस्टीट्यूशंस डेवलप हों और नेशनल लेवल पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल पाए, वर्क फ्रॉम होम, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस जैसे सेक्टर आगे उभर करके आएँ, ई लर्निंग जैसे प्लेटफॉर्म उभर करके आएँ। उसके लिए जिस भी तरह का नया इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है हम बनाएंगे। जैसे आज की डेट में आप देखें डाटा सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और डाटा सेंटर्स बन रहे हैं पूरे भारत भर में। पिछले बजट में भी उसका जिक्र था। जितना ज़्यादा ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा ई डाटा इंक्रीज़ होगा। उस डाटा को कहीं ना कहीं स्टोर भी करना, उसके लिए डाटा सेंटर्स चाहिए, तो डाटा सेंटर्स बनाए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित हो, उसमें बल दिया जाएगा। ऑटोमेशन लर्निंग पर फोकस किया जाएगा। तो इन चीज़ों में सरकार निवेश कर रही है, रिसर्च हो रहा है। स्टार्टअप्स को और ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा, तो नए नए स्टार्टअप्स निकल कर के आ रहे हैं। तो इन सारे क्षेत्रों में आप देखें तो काम हो रहे हैं। सरकार एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रही है, इंपोर्ट के सब्सटीट्यूशन डेवलप करने को कह रही है, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है कि आप आगे निकल करके आएँ, और वेल्थ क्रिएशन को सपोर्ट करते हुए न्यू यूथ को कई तरह के फंड जैसे कि सीड फाइनेंस के तौर पर उसको काम शुरू करने के लिए पैसा दे रही है। जैसे कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट के नाम पर अगर उसने काम शुरू कर लिया तो आगे चल सके, उसके लिए फ़ंड मुहैया कर रही है। जैसे कि कई तरह के स्पेशल पर्पज़ व्हीकल्स SPV बना करके नए तरह से, चाहे वो अमृत योजना की बात हो, चाहे फिर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन की बात हो, नमामि गंगे प्रोजेक्ट की बात हो, चाहे किसी भी तरह से रेजुविनेशन ऑफ द अर्बन एरियाज़ की बात हो, हर क्षेत्र में सरकार इस तरह के नए व्हीकल्स बना करके तेज़ रफ्तार से काम करने की कोशिश कर रही है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत पिछड़े ना। चाहे वो किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो इन द फॉर्म ऑफ रोड, रेल, रिवर कनेक्टिविटी, कोस्टल कनेक्टिविटी और सी कनेक्टिविटी, चाहे वो किसी भी तरह का सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की फॉर्मेट में, इंटेलेक्चुअल इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे ई लाइब्रेरीज़ हैं,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, डाटा गैदरिंग सेंटर्स हैं, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। इस तरह के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार ने कहा है कि हम काम करेंगे। पैंडेमिक ने हम पर नए चैलेंजेस पोज किए हैं, उनको एड्रेस करने के लिए हम जो न्यू टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है उसमें कमी नहीं रहने देंगे। और आत्मनिर्भर भारत को समर्थन करने के लिए, इंटरनेशनल प्रोडक्शन लाइन का एक मेन प्लेयर बनने के लिए, कि भारत एक असेंबली हब के तौर पर जाना जाए एशियाई क्षेत्रों में, भारत काम करेगा। यही हमारी अपॉर्चुनिटी है। और बाद में आते हैं रिफॉर्म्स। और ये सब कैसे होगा? हम रिफॉर्म्स लाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर को बदलना ज़रूरी है, ऐसा सरकार कहती है। अर्थव्यवस्था में जब आप बदलाव लाते हैं, उसमें दो चीज़ों को देखना ज़रूरी है। पहला बदलाव होता है कि आपके सामने एक समस्या आई, आपने उसका हल कर दिया, दैट इज़ द टेम्परेरी सॉल्यूशन। इसे फायर फाइटिंग कहते हैं। दूसरा, आप ऐसा प्रबंध कर रहे हैं कि ये समस्या दोबारा आए ही ना। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है, और जो मैंने पहले बताया वो शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को देखा जाए तो सरकार ये कहती है कि कुछ समस्याएं हैं जो बार बार फेस करनी पड़ रही हैं, कुछ समस्याएं हैं जो इंडिया के पोटेंशियल को फुली डेवलप नहीं होने दे रही, उन समस्याओं को पूरी तरह से ख़त्म करना है। उसके लिए इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, वो चाहे एग्रीकल्चर के सेक्टर में रिफॉर्म लाने पड़े, इंडस्ट्री के सेक्टर में रिफॉर्म लाने पड़े, जिस भी तरह के कानूनों में बदलाव करना पड़ेगा करेंगे। सरकार ने कंपनी एक्ट में बदलाव किया, सरकार ने टैक्सेशन लॉज में बदलाव किए बड़े स्तर पर, सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स का रिजीम बदल के रख दिया, जीएसटी, और उसके बाद आपने सारा सिस्टम देखा। आज आप देखें तो कॉरपोरेट गवर्नेंस का रूप बदल चुका है। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, वहाँ पर केसेस जाते हैं, उनका वहाँ पर निवारण होता है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में सरकार 3 कानून लेकर के आई, उसका लंबे समय से विरोध हो रहा है, आप देख रहे हैं, और वो चल रहा है। असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के मामले में सरकार परिवर्तन लेकर के आई, ताकि स्टॉक लिमिट्स को फ्री किया जा सके, ताकि बड़े पैमाने पर रॉ मटेरियल स्टॉक हो सके, ताकि बिग ह्यूमंगस लेवल पर प्रोडक्शन अचीव की जा सके, ताकि इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव मार्केट्स के साथ कम्पीट किया जा सके। इंडिया किसी तरह की अनसर्टेनिटीज़ में ना रहे, क्रॉप की शॉर्टेज ना आए जब लीन सीज़न होता है, जब कमी का सीज़न आता है, और गलट ना क्रिएट हो जाए जब हार्वेस्ट सीज़न होता है। तो हार्वेस्ट सीज़न के गलट को स्टोर किया जाए, लीन सीज़न में सीमलेस और रेगुलर सप्लाई मेंटेन रखने के लिए, उसके लिए स्टोरेज कैपेसिटीज़ आर हाईली रिक्वायर्ड। स्टोरेज कैपेसिटी तब होगी जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उसमें आएगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तब आएगी जब उसको प्रॉफिट नज़र आएगा, और वो तब नज़र आएगा जब स्टॉक लिमिट्स जैसी चीज़ें नहीं रहेंगी, उन्हें स्टॉक करने की अनुमति दी जाएगी। और जब ये होगा तभी किसानों को भी वेयर हाउसेज और स्टोरेज के फॉर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाएगा, और तभी एग्रीकल्चर क्षेत्र का भी विकास हो सकता है। तो इस तरह के अनेकों रिफॉर्म्स आप देखेंगे आए, आदिवासी क्षेत्रों से लेकर के किसानी तक, शहरों से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों तक आपको कई रिफॉर्म्स देखने को मिले। मोटर व्हीकल एक्ट में सरकार ने बदलाव किए इन्हीं रिफॉर्म्स के कारण। तो सरकार ये कहती है, जहाँ एक तरफ हमारे पास रिस्क है जिसमें हमने लाइफ्स को ज़्यादा महत्व दिया है, सेहत को और फिर इकोनॉमी को, दूसरी तरफ हमारी पॉलिसी किसी भी डिस्क्रिशनरी अप्रोच पे बेस्ड नहीं है, वो एक वाइज पॉलिसी है जो वेल डेवलप्ड रिसर्चेस पे बेस्ड है, जिसमें हमने प्राथमिकता किसको प्रोवाइड की है, दैट इज़ द कॉम्बैट ऑपरेशन, दैट इज़ द वैक्सीन। हमने आत्मनिर्भर भारत को दी है ताकि जो लॉकडाउन की वजह से लाइवलीहुड कॉम्प्रोमाइज़ होगा वो रीजनरेट हो, और हम मीडियम और लॉन्ग टर्म में लाइवलीहुड अटेन करें, हम इंटरनेशनल सप्लाई चेन का हिस्सा बने, हम असेंबली हब के तौर पर उभर करके आएँ और भारत में निवेश बढ़े। सरकार कहती है ये बातें नहीं हैं, हम इसे इंफ्रास्ट्रक्चर से सपोर्ट देंगे, और हम उसके क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी बॉटलनेक्स हैं उन्हें हम रिफॉर्म्स के माध्यम से ठीक करेंगे। तो हम इंडिया के जितने भी इकोनॉमी के मामले में अवरुद्ध हैं सारे उड़ा देंगे, और हम लॉजिकल वे में काम करते हैं। तो देखा, इकोनॉमिक सर्वे के प्रथम पृष्ठ का जो पहला चित्र है वो आपको क्या सिखाता है। देखिए, यदि आपके भीतर ज्ञान है तो एक चित्र भी आपके लिए किसी ग्रंथ से कम नहीं। आप उस चित्र को अनंत काल तक डिकोड कर सकते हैं। आप यदि चाहें तो मैं 10 दिन तक इस चित्र को ही डिकोड कर सकता हूँ, किन्हीं चैप्टर्स की हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि फिर अब हम इन्हें खोल के बैठ जाएंगे। वैक्सीन को ओपन करेंगे, आत्मनिर्भर को ओपन करेंगे, और इन सभी क्षेत्रों को। तो ये मैं नहीं करूँगा, इसमें कुछ अनोखा नहीं, पूरे इकोनॉमिक सर्वे ने यही किया है, वो इसी पे बात करेगा। आपको पृष्ठभूमि समझ आ गई कि अगला इकोनॉमिक सर्वे होना किस पे वाला है, ये किसकी बात करने वाला है। इसी की बात करते हुए इकोनॉमिक सर्वे यहाँ से शुरू होता है। इकोनॉमिक सर्वे का इस बार का थीम क्या है? जो थीम है वही पहला चैप्टर भी है। क्या कहता है थीम? द ब्यूटीफुल एस्पेक्ट, दैट इज सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। ध्यान से देखिए,
शुरुआत ही किस बात से हो रही है? शुरुआत किस बात से हो रही है मेरे बच्चे? हाँ, मतलब थीम में किस बात से? लाइफ से, सेविंग लाइफ। अच्छा, अट्रैक्ट हो जाता है चीज़ों के प्रति, जो इधर उधर से कोई नई आवाज़ आए तो ध्यान उधर चला जाता है। चलिए, जो भी सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। फर्स्ट नंबर पे किसको रखा है? सेकंड नंबर पे किसको? आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सुब्रमण्यम आपके पास आके आपको बार बार पहले चैप्टर में समझा रहे हैं कि हमारी अप्रोच जस्टिफाइड थी। मानो हमने अगर लॉकडाउन लगाया तो वो सही था। प्लीज़ कन्विंस हो जाओ। पूरा 47 पेज का चैप्टर यही समझाना चाह रहा है। सारी थ्योरियाँ, सारे तर्क रखेंगे वो। एक पॉइंट पे आप मानने को तैयार हो जाएंगे कि वाकई सही है। बट चक्कर ये है कि जब वो ये अप्रोच अपना रहे थे और जब इकोनॉमिक सर्वे बन रहा था तब सेकेंड वेव नहीं आई थी। और आज जब हम ये इकोनॉमिक सर्वे पे लेक्चर दे रहे हैं, हम सेकेंड वेव में खड़े हैं। जब एक दिन में 2,35,35 60 हज़ार केस आ रहे हैं, तो ऐसे में वो इकोनॉमिक सर्वे के इसी चैप्टर में ये कहते पाए जा रहे हैं कि इंडिया में सेकेंड वेव जैसी चीज़ नहीं है। लेकिन जब आज हम इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं तो हम सेकेंड वेव में खड़े हैं। समझो इस बात को। फिर जब वो लॉकडाउन को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे थे, ये कहते हुए कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रेपरेटरी मेजर्स हमें विकसित करने, तो हमने लॉकडाउन लगाया। दूसरी वेव में सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और कोई भी प्रेपरेटरी मेजर्स इतने विकसित नहीं हुए पाए कि इससे निपट पाए, सब चरमरा गया। और आज भी अगर कोई ऑप्शन वायबल दिख रहा है तो वो लॉकडाउन ही दिख रहा है। गवर्नमेंट उसी को ही रिजॉर्ट कर रही है। आई बात समझ में? नाम बदल सकते हैं, लॉकडाउन शब्द चुने बिना ही अगर महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम धारा 144 लगाने जा रहे हैं, लॉकडाउन ही है वो एक तरह से। इट इज़ अ लॉकडाउन। जैसे लोगों ने, इकोनॉमिस्ट इसे क्लैम डाउन कहते हैं कि आप काम धंधे रोज़गार सब बंद करना चाह रहे हैं। इसको दूसरे वे में टैकल करने की कोशिश करिए। ओके, तो लाइव्स एंड लाइवलीहुड, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इंडियन इकोनॉमी एंड कोविड, लाइव्स एंड लाइवलीहुड पहला चैप्टर के नाम से शुरू होता है। और हाईलाइट के तौर पर इंडियन इकोनॉमी एंड कोविड के मामले में क्या कहता है? सबसे पहले, क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई टू फेस द पेंडेमिक? तो स्ट्रेटजी टू फेस द पेंडेमिक वाज, जो रिस्पॉन्स आया गवर्नमेंट का, वो रिस्पॉन्स स्टेम्ड फ्रॉम द ह्यूमेन प्रिंसिपल। यहाँ पर महाभारत की लाइनें बताई जाएंगी। धर्म क्या होता है ये समझाया जाएगा महाभारत के आधार पर। मैं वो लाइनें भी पढ़ करके आपको बताऊंगा। तो वो कहते हैं कि हमारा जो रिस्पॉन्स था उसकी जो जड़ें थी वो ह्यूमेन प्रिंसिपल है, मानवता के आधार पर हमारा रिस्पॉन्स आया। पहले आप ये मान करके चलिए, फिर उसके आधार पर हमने सब काम किए। तो वो ये कहते हैं कि जब भी जीवन दांव पे लगा हो उसका रक्षण ही सर्वप्रथम धर्म है। महाभारत का शांति पर्व ये कहता है कि उसका रक्षण ही सर्वप्रथम धर्म है और उसके रक्षण से ही धर्म की शुरुआत होती है। तो धर्म का प्रथम अध्याय, धर्म का प्रथम चरण, प्रथम शुरुआत ही इस पर आश्रित है कि आपने जब जीवन दांव पे लगा था उसका रक्षण किया, यही धर्म है। ओके, तो वो कहते हैं हमारा पहला चैप्टर भी इसी से शुरू होता है और हमारी योजना, हमारी स्ट्रेटेजी भी यही थी। ह्यूमन प्रिंसिपल को देखते हुए हमने कॉम्बैट ऑपरेशन स्टार्ट किया। क्या है वो कहते रहे कि जीडीपी लॉस हो गया, इकोनॉमी शॉर्ट टर्म टेम्परेरी लॉस हो गया, गेन कर लेंगे इसको, मीडियम और लॉन्ग टर्म में वी विल गेन इट। ज़िंदगी लॉस्ट हो गई तो कैसे गेन करेंगे? वो कह रहे हैं कि ह्यूमन लाइफ लॉस्ट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक। लेकिन वो खुद चिंता करते होंगे, उन्हें नहीं पता कि फोकस में ये पढ़ा जाएगा अप्रैल महीने में जब धड़ाधड़ जिंदगियां दांव पे लगी होंगी बंगाल की रैलियों में। तो उन्हें नहीं पता था कि ये ऐसा करेंगे, जबकि ये करना है। अगर ये बात सत्य है तो फिर वो बात नज़र भी आनी चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन कुछ वर्गों पर ये प्रतिबंध नज़र आए, कुछ वर्गों पर ये प्रतिबंध नज़र ही नहीं आए। कुछ कोरोना भी साजिश में शामिल है, साला उन राज्यों में जाता ही नहीं जिन राज्यों में चुनाव होता है। तो सोच सकता है ये इसकी भी मिलीजुली भगत हो। मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना में भी कुछ ऐसा डीएनए हो सकता है जिसकी कंडीशनिंग कर दी जाती है कि तुम्हें अपनी डायरेक्शन साउथ वेस्ट की तरफ रखनी है या नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तुम्हें ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ अभी नहीं जाना है। शायद डायरेक्शन बेस्ड कंडीशनिंग हो जाती हो। कुछ लोग कहेंगे शायद ऐसा नहीं भी होता है। मैं भी मानता हूँ, मैं बायोलॉजी का छात्र भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, मैं भी नहीं मानता। देख के ऐसा लगता है, क्योंकि विज्ञान के कई सिद्धांत इस बात पर भी उभरते हैं कि आपने सामने से देखा क्या। सही बात है, क्लियर है, तो यही सत्य है। तो वो ये कहते हैं कि ह्यूमन लाइव्स लॉस्ट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक
जीडीपी वो कह रहे हैं कि विल रिकवर फ्रॉम द टेम्परेरी शॉक। पहली बात उन्होंने ये समझाई, वो ये कहते हैं हमारा पॉलिसी रिस्पॉन्स हवाई नहीं था, वो बेस्ड था किस पर, एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्चेस पे बेस्ड था। क्या रिसर्चेस हैं? वो कहते हैं 1918 में स्पेनिश फ्लू आया और उस स्पेनिश फ्लू के बेसिस पे कुछ रिसर्चेस उभरी थी और वो रिसर्चेस ये कहती थी कि पैंडेमिक स्प्रेड्स फास्टर इन हायर एंड डेंसर पॉपुलेशन। जहाँ पॉपुलेशन हायर होती है और डेंस होती है, पैंडेमिक वहाँ तेज़ी से फैलता है। और भारत हायर में भी हायर है, डेंसर में भी डेंसर है। तो इस वजह से वो ये कहते हैं, स्पेनिश फ्लू वाले ये कहते हैं 1918 वाले, कि इंटेंसिटी ऑफ लॉकडाउन जितनी ज़्यादा होगी शुरुआती फेजेज़ में, कंटेनमेंट इम्पैक्ट उतना स्ट्रॉन्ग निकल के आएगा। यानी कि जितना ज़्यादा लॉकडाउन इंटेंस होगा बिगिनिंग में, उतनी ज़्यादा आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे किसी पेंडेमिक को कंट्रोल करने में। तो आगे जा कर के लॉकडाउन इंटेंस हो ऐसा नहीं, बिगिनिंग में ही लॉकडाउन इंटेंस करना है बहुत। इसलिए उन्होंने ये तर्क दिया कि हमने बिगिनिंग में ही लॉकडाउन इंटेंस कर दिया। 22 मार्च का जनता कर्फ्यू और 23 मार्च से अनिश्चित काल के कर्फ्यू 15-15 दिन वाले हमने दिए आप लोगों को। और उसके बाद हमने ये झुंझुना राज्यों के मुख्यमंत्रियों के हाथों में पक्का ही पकड़ा दिया कि छोटी सी बात होती है तो झुंझुना हिला दिया करो कर्फ्यू वाला, ना कोई और काम किया करो, बेड मत बढ़ाओ, खर्चा मत करो, कोई योजना को प्लानिंग नहीं, हाई लेवल मीटिंग करके उसमें से एक डिसीजन निकाल के लाया करो 31 अप्रैल तक कर्फ्यू। इतनी हाई लेवल मीटिंग में कुछ और भी तो डिस्कस करते होंगे, उसका कोई डॉक्यूमेंट क्यों नहीं रिलीज़ करते? ये तो हम लो लेवल मीटिंग में भी डिस्कस कर लेते हैं क्लास में रोज़ कि 10 अप्रैल तक कर्फ्यू है, लगता है 31 तक बढ़ जाएगा। इसके लिए मैं आपको मिनरल की पानी की बोतलें भी नहीं देता हूँ, एक 5 स्टार होटल में मीटिंग भी नहीं होती। बड़े लो लेवल के हम लोग हैं और हम भी तय कर लेते हैं। बट हाई पावर्ड मीटिंग जो कि हाई पावर्ड ग्रुप के द्वारा होती है, जो ग्रुप हाई पावर इसलिए हुआ होगा या हाई पावर्ड सैलरीज मिली होंगी आपके पैसों से, वो लोग हाई पावर्ड जगहों पे बैठ के एम्बेसडर गाड़ियों में जिनकी 4 की एवरेज है, तेल डीजल फूक फूक के 92 रुपये का 84-85 रुपये का मिलते होंगे और ऐसे कहते होंगे आई थिंक वी नीड टू एक्सटेंड लॉक कर्फ्यू टिल 31। कहते ठीक है, हाई पावर्ड मीटिंग से डिसीजन हो गया। ऐसा मत करें, देश का संसाधन बड़ा कीमती है। यही देश की सबसे बड़ी मार भी है कि इस दौरान ये समझ ही नहीं आया कि जो निर्णय लिया उसका आधार क्या रहा, क्लैरिटी नहीं हुई। कर्फ्यू पहले 10 बजे से था, अच्छा नहीं लगा, थोड़े दिन बाद 9 बजे से कर दिया। रीजनिंग नहीं समझ हुई कि 9 से 10 में अंतर क्या है। ये भी नहीं पता है 9 बजे घर पे होना है या 9 बजे काम बंद करने हैं, ये अलग अलग डिस्क्रिप्शन है। कभी कोई पर्चे कर रहा है, कभी कोई पर्चे नहीं कर रहा है। डॉक्टर शिकायत करते पाए गए कि वीआईपी कल्चर हमें बर्बाद कर रहा है, वीआईपी हमें घर पे बुलाते हैं। अखबार में खबर लगी कि वीआईपी हमें घर पे बुलाते हैं, हॉस्पिटल ही नहीं आते, कहते इधर घर पे आके इलाज कर। फ़ोन आ जाता है और वीआईपी को डिनाई कैसे करें? क्योंकि उस वीआईपी के पास अगर वो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है तो उसके पास हमारी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस भी हैं और हमने ऐसी इन्फॉर्मेशंस को जन्म दिया हुआ है कि हमें उसकी वेरी इंपॉर्टेंट कॉल पे जाना पड़ेगा। हम जाते हैं, हमें वो परेशान करता है, जो समझाते हैं वो मानता नहीं और शर्त लगाता है कि ठीक भी होना चाहिए था। तो ऐसे में हम क्या करें? सरकार से दुहाई लगाई, कोर्ट से, कि इस वीआईपी कल्चर को ख़त्म करें। ये आप ही ने जन्म दिया है, ये ख़त्म नहीं होगा। कुल मिला के इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि स्पेनिश फ्लू जैसी रिसर्चेस पे बेस्ड जो पहले एपिडेमिक आ गए उन पे एक एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, कोई भी कुछ हो जाता है उसके साथ लॉजिकल लगा दो बस, एपिडेमियोलॉजिकल, इकोनोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, फिजिकोलॉजिकल, ओके। तो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी बेस्ड हमने ये काम किया। वो ये कहते हैं कि जितना इंटेंस लॉकडाउन स्टार्टिंग में लग जाएगा उतना ज़्यादा क्या कर पाओगे आप? किसको कम कर दोगे? चलो कम देखो, कुछ भी हो सकता है, कम कर सकते हो वायरस के प्रभाव को, पहली बात। और दूसरी बात, पेंडेमिक का स्प्रेड कहाँ ज़्यादा होता है? जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा या ज़्यादा और घनी जनसंख्या होती है। और भारत दोनों ही आशीर्वाद प्राप्त कर चुका है, ज़्यादा भी है, घनी भी है। इतनी कहानी क्लियर हुई? पिक्चर क्लियर हो गया? अब हम इसे चरणबद्ध तरीके से पहले चैप्टर के वाइज आगे लेकर के चलते हैं। ओके सिमी, चलिए अब हम फर्स्ट चैप्टर के वाइज से शुरू कर रहे हैं। सेम कंसेप्ट, सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स एमिडस्ट वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस। क्या कहा जाता है? देखिए, जब चैप्टर की शुरुआत होती है तो महाभारत की आपको लाइंस नज़र आती हैं जिसमें ये कहा गया है कि हमारा ये जो सारी अप्रोच थी ह्यूमैन प्रिंसिपल बेस्ड थी। ह्यूमैन प्रिंसिपल क्या था? सेविंग अ लाइफ दैट इज़ इन जियोपार्डी